तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एग्जामी में और मेरा नाम है साहिल। तो आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो जीएस पेपर 2 है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा डिटेल में जानेंगे, इसका बैकग्राउंड जानेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ही हम बैकग्राउंड जानते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा क्या हुआ था पास्ट में, जो फ्यूचर में पास्ट में जो प्रेजेंट में ये सिचुएशन पैदा हो गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ जिसमें यूक्रेन और रशिया है। देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पे यूक्रेन और रशिया की जो बाउंड्रीज हैं वो आपस में टच करती है। ठीक है, जैसे हमारी इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है ना, वैसे ही यूक्रेन और रशिया की बाउंड्री है। देखिए, जब सोवियत यूनियन होता था, ठीक है, सोवियत यूनियन में रशिया और यूक्रेन एक ही सोवियत यूनियन का पार्ट थे। ठीक है, वो आगे इसके बारे में जानने की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले तो अभी बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, अभी रिसेंट क्या हुआ कि रशियन आर्मी 90,000 रशियन आर्मी बॉर्डर पे तैनात कर दी गई है। मतलब यहाँ पे 90,000 रशियन आर्मी तैनात कर दी गई है। और हम सबको पता है कि जब भी किसी बॉर्डर पे इतनी लार्ज नंबर ऑफ आर्मी को तैनात किया जाता है तो इसका मतलब कि सिचुएशन थोड़ी फेवरेबल नहीं है। ठीक है, अभी एक चीज़ देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया में जो कल्चरल लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर हमारे देखा जाए, हमारे पाकिस्तान और इंडिया में कल्चरल लिंक्स काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हैं, यानी कॉमन है। देखिए, मतलब हम भी हिंदी बोलते हैं, वो भी हिंदी बोलते हैं, और भी जो हमारे कल्चरल कुछ हैं चीज़ें वो वहाँ पे भी की जाती हैं। तो जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा कल्चरल कॉमन है, वैसे ही यहाँ पे यूक्रेन और रशिया में भी कल्चर कॉमन है। ठीक है, तो होगा क्यों नहीं। अब इंडिया से बना है पाकिस्तान, ठीक है, सेम वैसे ही सोवियत यूनियन से बने हैं रशिया और यूक्रेन। तो मतलब टाइज तो होंगे ही ना, कल्चर टाइज तो होंगे ही। ठीक है, और रशिया के बाद यूक्रेन है वो सेकंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक है सोवियत यूनियन में। ठीक है, पहले मतलब यूक्रेन कोई ऐसे छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो भी एक पावरफुल नेशन है। ठीक है, जैसे रशिया है वैसे यूक्रेन है। रशिया के, अगर सोवियत यूनियन में रशिया के बाद जो पावरफुल एक नेशन आता है वो यूक्रेन ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसका कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट इतना हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो रशिया, मैंने आपको बोला कि मैप दिखाता हूँ, ये रशिया है, ये यूक्रेन है। ठीक है, अब रशिया चाहता है कि, और ये वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, यहाँ पे पोलैंड, रोमानिया, इटली ऐसी कंट्रीज हैं। तो रशिया चाहता है कि वो वेस्ट पे कंट्रोल रखे अपना, लेकिन इस वेस्ट पे कंट्रोल रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यूक्रेन पे भी तो कंट्रोल रखना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर उसने पोलैंड को कंट्रोल करना है सपोज, तो पहले यूक्रेन को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसी के बाद पोलैंड तक पहुंचेगा ना। तो रशिया ये चाहता है कि वो यूक्रेन पे कंट्रोल रखे अपना। लेकिन क्या हो रहा है कि यूक्रेन क्यों इसको डिफाई कर रहा है, वो देखते हैं। देखिए, सिर्फ रशिया ही यूक्रेन पे कंट्रोल नहीं करना चाहता है, यूएस भी कंट्रोल रखना चाहता है, यूरोपियन यूनियन भी कंट्रोल रखना चाहता है। यूएस इसलिए कर रखना चाहता है, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया था, कि अगर यूएस को यहाँ पे रशिया, ये जो वेस्ट में अगर बिजनेस करना है या कुछ भी करना है तो उसको यूक्रेन की हेल्प चाहिए। ठीक है, विदाउट यूक्रेन वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यूक्रेन पे रशिया का कंट्रोल हुआ, और हम सब जानते हैं कि रशिया और यूएस में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ठीक है, तो अगर यूक्रेन पे रशिया का कंट्रोल हुआ तो क्या होगा, यूएस को प्रॉब्लम आ जाएगी अपना बिजनेस करने में, या कुछ भी जो उनके पर्सनल बेनिफिट्स होंगे वो वेस्ट में, उसको फुलफिल करने में। ठीक है, तो ये एक चीज़ तो ये है। तो मतलब यूक्रेन पे कौन कौन कंट्रोल चाहता है, रशिया और यूएस।
अभी एक चीज़ आपने देखी, यूएस एक इकलौता ऐसी कंट्री है ना जो हर एक कॉन्फ्लिक्ट में कॉमन मिलेगा आपको। ईरान इराक की हो जाए, अफगानिस्तान की हो जाए, अब रशिया यूक्रेन की हो जाए, यूएस तो आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यूएस को आदत है हर जगह अपनी टांग अड़ाने की। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस और यूरोपियन यूनियन चाहते हैं कि यूक्रेन पे उनका कंट्रोल हो, रशिया चाहता है यूक्रेन पे उनका कंट्रोल हो। ठीक है, लेकिन यूक्रेन क्या चाहता है वो पता है किसी को? यूक्रेन चाहता है क्या? यूक्रेन चाहता है यूएस के साथ रहना। ठीक है। और वो चाहता है कि जो नाटो है, तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई मतलब बहुत सारी कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसमें यूक्रेन को भी इंक्लूड किया जाए। तो यूक्रेन क्या चाहता है कि वो यूएस के साथ रहे, यूएस की छत्रछाया में रहे। ठीक है। अब अगर हम इन फ्यूचर की बात करें, ठीक है, तो एक मिनट इससे पहले ये पढ़ लेते हैं। देखिए अगर हम पास्ट की बात करें, ठीक है, तो पास्ट में क्या हुआ था, रशिया ने वर्ल्ड वार 2 में क्रीमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट था उसको सीज कर दिया था, कैप्चर कर लिया था। ठीक है। और उसके बाद यूक्रेन ने कहा कि हमें भाई नाटो मेंबरशिप चाहिए। और थोड़ा आप देखो ना, अगर आप किसी कंट्री का एक पार्ट को खुद सीज कर दे रहे हो और उसको ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो उस कंट्री में तो वो रहेगी ना, भड़ास रहेगी ना कि हमारा पार्ट उनके पास है। ठीक है। तो वैसा ही कुछ है कि यूक्रेन को भी भड़ास है कि यह क्रीमिया रशिया के पास है यार, हमें कुछ करना है, हमें इसको वापस लेना है। तो यूक्रेन ने क्या कहा यूएस को कि हमें नाटो में मेंबर बनाओ नाटो का। नाटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कहा जाता है कि अगर नाटो के किसी एक मेंबर पे हमला किया जाए तो मतलब नाटो के जितने सारे मेंबर्स होंगे वो उस जिसने हमला किया उसके दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है। तो मतलब अगर यूक्रेन सपोज नाटो का पार्ट बनता है, तो अगर यूक्रेन पे कोई हमला करेगा तो यूएस और भी जितने भी नाटो में मेंबर्स हैं वो सब उस पर हमला कर देंगे। ठीक है। तो इसलिए यूक्रेन कह रहा है कि हमें भी नाटो की मेंबरशिप दो। ठीक है। और एक और जो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट इसमें चल रही है, इसमें जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ना, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, हमारे इंडिया में तो कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है जिनको आज़ादी चाहिए। ठीक है, ये हम सबको पता है, रिलेट कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको आज़ादी चाहिए, तो वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं। उनको बैक कौन कर रहा है इंडिया में? पाकिस्तान है ना। और यहाँ पे कौन बैक कर रहा है? यूक्रेन में भी काफ़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है और इनको बैक कौन कर रहा है? रशिया। ठीक है। तो जैसे कि कुछ सेपरेटिस्ट है वो यूक्रेन में कह रहे हैं कि हमें भी आज़ादी चाहिए, तो उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? लीगल उनको एड कौन दे रहा है? फाइनेंशियल एड कौन दे रहा है? वही रशिया दे रही है। ठीक है। तो ये रशिया दे रही है और इनमें एक एग्रीमेंट हुआ था जो मतलब यूक्रेन की गवर्नमेंट के बीच में और जो वो सेपरेटिस्ट है उसको कहते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट। ठीक है। दो हुए थे ये, मिन्स्क एग्रीमेंट 1 और 2, ये दो हुए थे और इनमें यही मतलब पॉइंट्स रखे गए थे कि हमें क्या करना है कि हमें जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सेपरेटिस्ट और गवर्नमेंट के बीच में, इसको मिनिमाइज करना है और एक पाथवे निकालना है, एक मिडल वे निकालना है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, दो मीन्स एग्रीमेंट चले लेकिन कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग कोई रिजल्ट इसका आया नहीं। ठीक है। उसके बाद एक यूरोमेडन मूवमेंट भी चली यूक्रेन में। उसमें क्या था कि तब क्या हुआ कि जो यूक्रेन था उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट था उनका, बिजनेस एग्रीमेंट या जो भी एग्रीमेंट था, उसको सस्पेंड कर दिया और रशिया के साथ एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है। जब ये सब हुआ तो जो वहाँ के लोग थे वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए कि हम रशिया के साथ कुछ नहीं रखेंगे, हम यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट या डील कुछ भी करेंगे वो हम यूरोपियन यूनियन के साथ करेंगे, रशिया के साथ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, इसमें 15 से लेके 80% जो सेपरेटिस्ट हैं वो मतलब रशिया बैक्ड हैं, रशिया के ही मतलब एडेड सेपरेटिस्ट हैं। ठीक है। अब ये सब हुआ तो दिसंबर 21 में, अभी हाल ही पिछले साल ही, रशिया ने ना 8 पॉइंट अपने पब्लिश किए कि उनको भी क्योंकि जब वर्ल्ड यूएन से भी और जब पूरी दुनिया से उन पर प्रेशर आया कि अब यूक्रेन के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, एक संधि कीजिए, थोड़ा भाईचारा बनाइए, तो रशिया ने अपने 8 पॉइंट दिए और उसमें से एक उसने पॉइंट दिया, वो इतना खतरनाक पॉइंट दिया जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। रशिया ने कहा ठीक है यूक्रेन को, ठीक है हम टेबल पे आते हैं, हम एक मिडल वे निकालते हैं,
पीस ट्रीटी करते हैं साइन, लेकिन हमारे 8 पॉइंट होंगे और उसमें से एक 8 पॉइंट बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था। उसने कहा कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, ये रशिया ने कहा, क्योंकि रशिया को भी पता है अगर यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन कर लिया तो जो वेस्ट का एरिया है, ठीक है, जो वेस्ट का एरिया मैंने आपको मैप में बताया था, ये जो वेस्ट का एरिया है, एक मिनट, ये जो सारा वेस्ट का एरिया है ये रशिया के हाथ से चला जाएगा। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में चला गया तो इस पे मतलब इनडायरेक्टली जो इस पे जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, यूएस का होगा, ठीक है, और यूएस फिर वेस्ट में रशिया को भटकने भी नहीं देगा, ठीक है। तो अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करता है तो रशिया को इससे बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसलिए रशिया हमेशा कह रहा है कि अगर पीस चाहिए तो यूक्रेन को कहिए नाटो ज्वाइन ना करे। तो बस इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि यूक्रेन कह रहा है कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे और रशिया कह रहा है हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे, और इसी पे कॉन्फ्लिक्ट हुई है। और इसीलिए बॉर्डर पे क्या हुआ है, रशिया ने अपने ट्रूप्स को तैनात कर दिया है। अब इंडिया का स्टैंड क्या है, देखिए इंडिया ना हमारा बेचारा ये किसी के पंगों में नहीं पड़ता है, ठीक है, जैसे बाकी कंट्रीज होती है ना वो किसी के लफड़े में पड़ जाती है, अपनी टांग अड़ाती है, इंडिया नहीं पड़ता। इंडिया कह रहा है कि हम इस मैटर में कुछ नहीं बोलेंगे, ये इनका अपना आपस का मैटर है, बस हाँ जो भी ये सोल्यूशन लाए वो पीसफुल होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा ब्लड बात नहीं होनी चाहिए कहीं किसी भी कंट्री में। तो इंडिया का स्टैंड ये है, और इंडिया ने सीधे कह दिया यार हम किसी के पंगे में टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है, अपना देखो आप खुद, हमारे खुद के बड़े पंगे चल रहे हैं, हमें वो सॉल्व करने दीजिए, ठीक है। तो ये इंडिया का स्टैंड था। तो आई होप ये आपको पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय।